अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लेक्चर 7 जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया था, जिसका टॉपिक था द फार्मेसी सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम। ये मैंने वहाँ पर आपको पढ़ा दिया था। इसे जो है हम कुछ चीज़ें और इसकी डिस्कस कर लेते हैं। अगर उसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, कुछ पॉइंट नहीं, तो ये दोबारा मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको जो अगर कॉन्सेप्ट कहीं पे कोई ऐसा जो क्लियर नहीं हो सका हो वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जो हमारे पास कंटेंट इंक्लूड थे, पर्पस ऑफ सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई फैसिलिटी, functions of central STRI supply services, organization and management of central STRI supply room, management control of supply room, organogram। इसके अलावा और भी पॉइंट है बेटा जो हमने आगे उसमें डिस्कस किए थे। इसमें सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल STRI सप्लाई रूम क्या होता है, उसको डिफ़ाइन किया था सिंपल कि सेंट्रल STRI सप्लाई रूम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जो इन हाउस प्रिपरेशन हो रही होती है, वहाँ पर अगर नॉन स्ट्राइल के साथ स्ट्राइल प्रिपरेशन भी बेटा हो रही होती है, तो वहाँ पर हमें सिंपल एक सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम एक यूनिट डेवलप करना पड़ता है, एक डिपार्टमेंट डेवलप करना होता है जो किसके अंडर डेवलप हो रहा होता है या उसको लुक आफ्टर कौन करता है, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड स्किल्ड फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हैं जो उसे लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। और इसके जो सर्विसेज ये क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं जितने भी स्टाइल जो डोजेज फॉर्म होती हैं। इसके अलावा जो अलाइड आइटम्स होते हैं वो भी ये सप्लाई करते हैं डिफरेंट ओपीडी में। इसके अलावा इनके जो इन पेशेंट होते हैं, इसके अलावा जो डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, सर्जरी में अगर कहीं पे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो तमाम सप्लाई सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम से होती है। इसके डिफरेंट सिनोनियम्स भी बेटा मैंने बताए थे आपको कि इसे सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम को हम स्ट्राइल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं, स्ट्राइल प्रोसेसिंग भी कहते हैं, सेंट्रल सप्लाई डिपार्टमेंट और सिंपल सेंट्रल सप्लाई भी कहते हैं कि सेंट्रली सप्लाई होता है उस स्ट्राइल सप्लाई रूम से ऑल ओवर द हॉस्पिटल जहाँ जहाँ इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आगे चलते हैं बेटा। इसको मैंने पहले भी डिफ़ाइन कर दिया था और अभी जो है वो दोबारा डिफ़ाइन किया है आपको कि सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास जो प्रोफेशनल सप्लाईज़ में मैंने कहा था कि क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, डायलिसिस कैथेटर्स, कार्डिक कैथेटर्स, सिरिंजेस, ट्यूबिंग और डिफरेंट चीज़ें जो इसमें मैंने बताई हैं वो सब शामिल हैं। पर्पस क्या था कि सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम को मैंने बेटा आपको बताया था कि इसका सब पर्पस क्या है कि ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि कंप्लीट डिकंटामिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, यानी कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के लिए। और जो है क्वालिटी सप्लाई होती है किन किन चीज़ों की, स्टरलाइज मटेरियल और इसके अलावा प्रोफेशनल सपोर्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम पेशेंट्स को। और इस तरह जो इन्फेक्शन रेट होता है, हॉस्पिटल इन्फेक्शन रेट को रिड्यूस करते हैं। इसको भी बेटा मैं आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। फिर फंक्शंस पे हम लोग आ गए थे कि फंक्शंस में मैंने क्या क्या बताया था बेटा आपको कि इसका मेन फंक्शन क्लीनिंग एंड स्टरलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल आइटम्स था, डायरेक्ट सप्लाई इन ऑपरेटिंग रूम डिफरेंट मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास जनरल वार्ड हैं या ओपीडी है, इन पेशेंट है, वहाँ पे सप्लाई होती है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम का, प्रिपरेशन, लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, मेंटेन करंट एंड एक्यूरेट इन्वेंट्री। जो भी सप्लाई हो रही है, जितनी भी मैन्युफैक्चर हो रही है इन हाउस प्रिपरेशन की जो सप्लाई होती है उसकी इन्वेंट्री को मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड जो होते हैं, डिफरेंट जो प्रोसेसेस वहाँ पे यूज़ हो रहे होते हैं उनके इफ़ेक्टिव प्रोसेसेस, जो मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसेसेस होते हैं उसको रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं। डिफरेंट कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोग्राम डेवलप करते हैं और अगर रिसर्च वहाँ पर हो रही होती है तो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ जो हमारा सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोप क्या है।
कि सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम जो है मे और मे नॉट वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मेसी। मे बी पॉसिबल कि ये फार्मेसी के अंडर वर्क कर रहा हो या एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट या डिफरेंट मैनेजमेंट, वहाँ पर डिफरेंट जो डिपार्टमेंट होती हैं उनके अंडर भी वर्क कर सकता है। व्हेन इट इज़ ऑपरेटिंग अंडर फार्मेसी, तो इसे हमने कहा था कि इसे हम सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम कहते हैं और सेंट्रल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट भी कहते हैं। और मैंने बेटा आपको बताया था कि सम टाइम ये क्या होता है, एज अ सब डिपार्टमेंट भी किसी मेन डिपार्टमेंट के अंडर एज अ सब डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। आगे चलते हैं बेटा, यानी जब मैंने आपको बताया कि मे बी पॉसिबल कि ये फार्मेसी के अंडर काम कर रहा हो या एज अ मेन डिपार्टमेंट काम कर रहा हो या किसी मेन डिपार्टमेंट के एज अ सब डिपार्टमेंट भी काम कर सकता है सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम। तो इसके मैनेजमेंट कंट्रोल में जो चीज़ें बेटा मैंने बताई थी इसको दोबारा रिकॉल कर लें आप। फार्मासिस्ट कंट्रोल के अंडर हो सकता है, इसके अलावा ये नर्स कंट्रोल के अंडर भी हो सकता है, फार्मासिस्ट नर्स ड्यूअल कंट्रोल भी पॉसिबल है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सुपरवाइजर्स कंट्रोल भी हो सकता है सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम का। यानी जहाँ पर जो आपका सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम है वो फार्मेसी के अंडर हो और फार्मासिस्ट उसको लुक आफ्टर कर रहा हो, तो उसे हम कहते हैं फार्मासिस्ट कंट्रोल। यानी सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम अंडर द कंट्रोल ऑफ फार्मासिस्ट, वेयर परचेजिंग, स्टोरेज, distribution of supplies and preparation of various sterile solution in sterile room are the same function as a pharmacy undertaken in pharmacy। यानी कि जो वो तमाम फंक्शन जो फार्मासिस्ट फार्मेसी में कर होता है वो तमाम फंक्शंस जो होते हैं सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम में भी वही फार्मासिस्ट वो तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा नर्स कंट्रोल के अंडर भी हो सकता है कि नर्स उस सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम को लुक आफ्टर कर रही हो। ड्यूअल कंट्रोल में मैंने बेटा आपको बताया था कि फार्मासिस्ट और नर्स दोनों मिल के उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो फार्मासिस्ट की होंगी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे क्लीनिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नर्स के कंट्रोल में होगा। मैन्युफैक्चरिंग विद स्ट्राइल फ्लूइड्स या प्रोडक्ट्स जो होगा वो फार्मासिस्ट के अंडर होगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग सुपरवाइज़र कंट्रोल भी हो सकता है। अगर सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम मैंने बताया कि आपको एज अ सब डिपार्टमेंट बेटा अगर काम कर रहा है तो वहाँ पर जो उसका हेड होगा वो सुपरवाइज़र होगा और उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग अंडर सुपरवाइज़र कंट्रोल। यहाँ पे ये मैनेजमेंट आ गई थी। स्टाफिंग में बेटा मैंने आपको बताया था, इसको दोबारा आप रिकॉल कर लें कि स्टाफिंग की जो स्टाफिंग यानी जो स्टाफ अपॉइंट होते हैं वो उसकी प्लानिंग के लिए किन किन चीज़ों और किन किन फैक्टर्स को हम देख रहे होते हैं, फॉलो करते हैं। एक तो हम शिफ्टिंग बेटा वहाँ पे देख रहे होते हैं कि कितने शिफ्ट में जो है वो वर्किंग हो रही है सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई रूम की हॉस्पिटल के साथ साथ। इसके अलावा मैसेंजर सर्विसेज है, वहाँ से वो चीज़ें जो हो रही हैं वो आगे फॉरवर्ड हो रही हैं। मेंटेनेंस सर्विसेज कितनी है वहाँ पर। इसके अलावा कितने उन्होंने डिपार्टमेंट सेंट्रल स्ट्राइल रूम में भी कितने एरियाज़ बनाए हुए, इसके हिसाब से बेटा जो है वो वहाँ पर स्टाफिंग होगी। इन चीज़ों को बेटा मैंने पहले भी आपको डिफ़ाइन कर दिया था। ऑर्गेनोग्राम एक दफ़ा आप फिर देख लो बेटा कि ऑर्गेनोग्राम में जो हमारे पास स्टार्ट हो रहा था वो सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र से लेके एट दी एंड जो क्लीनिंग पर्सन यानी क्लर्क के बाद जो होगा एट दी एंड आएगा क्लीनिंग पर्सन, ये तमाम लोग अपॉइंट होते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद मैंने बेटा आपको बताया था कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो होता है एज अ मैनेजर ऑफ स्ट्राइल रूम भी हो सकता है कि स्ट्राइल रूम को टोटली लुक आफ्टर जो है अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कर रहा होता है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं वहाँ पर। परचेजिंग ऑफ सप्लाईज हो सकती है बेटा, रिसीविंग एंड स्टोरेज हो सकती है, डिस्पेंसिंग ऑफ सप्लाईज, डिस्ट्रीब्यूशन, चार्जिंग, इन्वेंट्री एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर, मैन्युफैक्चरिंग इन बल्क, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्ट्राइल एंड नॉन। यानी जितने स्ट्राइल रूम में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है
उसके बाद जो है परचेजिंग सबसे पहले आ जाती है बेटा। परचेजिंग है, परचेजिंग के बाद आपने रिसीविंग की, स्टोरेज, आप चाहे रॉ मटेरियल के या फिनिश प्रोडक्ट की क्या है, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी डिस्पेंसिंग है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्जिंग यानी उसकी कॉस्ट क्या आनी चाहिए बेटा। ये दोबारा आप देख लें कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एज अ मैनेजर सेंट्रल स्ट्राइस सप्लाई रूम में काम कर रहा। फिर प्लानिंग में मैंने बेटा आपको बताया था कि प्लानिंग जब आप हम कर रहे होते हैं सेंट्रल स्ट्राइस सप्लाई रूम की, तो उनमें किन किन चीज़ों को हम देखते हैं कि उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, हॉस्पिटल में किस फ्लोर पे हमें जो है सेंट्रल स्ट्राइस सप्लाई रूम बनाना होना, उसका लेआउट डिज़ाइन क्या होना चाहिए, कितने वर्क स्टेशन, मैंने बताया था बेटा कि डिफरेंट वर्क स्टेशन डिपेंड करते कितनी डोजेज फॉर्म हो रही है। आइदर जो है सेंट्रल स्ट्राइल के साथ नॉन स्ट्राइल प्रिपरेशन भी बन रही है, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन, उसके हिसाब से बेटा वर्क स्टेशन भी होने चाहिए। स्पेस एलोकेशन कितना होना चाहिए, जितने ज़्यादा वर्क स्टेशन होंगे उतने ज़्यादा स्पेस उनका होगा। इसके अलावा इक्विपमेंट्स वहाँ पे कौन कौन सी प्रिपरेशन हो रही हैं स्ट्राइल के साथ नॉन स्ट्राइल, इसके अलावा कौन कौन सी डोजेज फॉर्म हो रही हैं, तो सप्लाई कितनी है इसके हिसाब से इक्विपमेंट्स और स्पेस एलोकेशन होगा, उसी के हिसाब से आपके वर्क स्टेशन होगा, उसका लेआउट डिज़ाइन होगा। तो प्लानिंग में आ गया था इसको बेटा, एक एक को हमने वहाँ पे जो है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा बता रही हूँ। उसके बाद ये तमाम जितनी भी परफॉर्मेंस होती है उसको इवेलुएट कौन कर रहा होता है, इसको मॉनिटर कौन करेगा हॉस्पिटल में, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कमेटी हॉस्पिटल में होती है, जैसे स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी या करंट प्रैक्टिसेस कमेटी बेटा कहते हैं, जो कि इवेलुएट कर रही होती है तमाम परफॉर्मेंस को। उसका पर्पस क्या है, द पर्पस ऑफ द कमेटी इज़ टू इंश्योर प्रॉपर यूज़, रिडक्शन इन डुप्लीकेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स। यानी ये जो डिफरेंट कमेटी हॉस्पिटल में मौजूद होती है, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी या करंट प्रैक्टिसेस कमेटी, ये तमाम इवेलुएट कर रही होती है सेंट्रल स्ट्राइस सप्लाई रूम की जितनी भी वर्किंग हो रही होती है। वहाँ पर जो मेडिसिन है जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, इन्वेंट्री में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हर ड्रग का जो एक पार लेवल मैंने आपको बताया था बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में कि पार लेवल क्या होता है, उसके हिसाब से उसकी इन्वेंट्री मेंटेन होनी चाहिए। एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर, जो डिफरेंट प्रोसीजर हुई स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पर बेटा ये जो लेक्चर हमारा वाइंड अप हो गया, इसे दोबारा मैंने बेटा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें नहीं समझ में आए तो हम इंशाल्लाह इसको दोबारा कोई और इंटरेक्टिव सेशन हम रख लेंगे बेटा, वहाँ पर मैं इसको आपको दोबारा जो है एक्सप्लेन कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।